नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 24 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है, विकास एक दिशाई होता है। एक दिशाई कहने का मतलब कि विकास एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है। ठीक है, ये तो काफ़ी हद तक ठीक है। इसके आगे पढ़ते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि विकास एक आयामी होता है। एक आयामी कहने का मतलब कि मनुष्य में जो विकास हो रहा होता है वो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और कई एस्पेक्ट्स में एक साथ हो रहे होते हैं। जबकि विकल्प ये कह रहा है कि एक आयामी होता है, यानी कि मान लीजिए किसी बच्चे में शारीरिक विकास हो रहा है तो उसका मानसिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास हो रहा है तो उसका संवेगात्मक विकास नहीं होगा। ये विकल्प यही कह रहा है कि एक आयाम यानी कि एक समय में केवल एक एस्पेक्ट्स में ही उसका डेवलपमेंट हो रहा होगा, जो कि विकल्प निगेटिव है, क्योंकि एक साथ साइमल्टेनियसली सभी आयामों में एक साथ विकास होता है। तो ये पहला विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से योजनाबद्ध है। आनुवांशिकता कहने का मतलब कि जो आपको आपके पूर्वजों से गुण मिले हैं सिर्फ उसी पर विकास यानी कि डेवलपमेंट निर्भर करता है। ये विकल्प गलत है। कैसे, एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक उन्नत किस्म का बीज है, ठीक है, तो उसमें आनुवांशिकता से अच्छे बीज के गुण आए होंगे, अच्छे पौधे के गुण आए होंगे। लेकिन मान लीजिए उस बीज को बोया गया और उस साल बारिश नहीं होती है। बारिश क्या है, आपके वातावरण का पार्ट है, तो उस कंडीशन में फसल अच्छी नहीं होगी। यानी कहीं ना कहीं जो विकास हो रहा है वो वातावरण और आनुवांशिकता के अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। और विकल्प क्या कह रहा है कि केवल आनुवांशिकता से योजनाबद्ध है, इस वजह से यह विकल्प भी गलत हो गया। चौथा विकल्प देखिए, सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को पार करते हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि सबके लिए जो ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, वो यूनिवर्सल होगा, कि सभी एक आयु में इतना तक डेवलपमेंट कर चुके होंगे। तो ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने आप में यूनिक हैं। सभी का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हो रहा है। सभी की मानसिक स्थिति अलग है, सभी की शारीरिक स्थिति अलग है, तो ये सभी के लिए यूनिवर्सल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2, विकास परिवर्तनीय है। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। कैसे, अब इसको समझिए। देखिए, ये कहा जा रहा है कि विकास में परिवर्तन किया जा सकता है प्रयासों के माध्यम से। ये इसका मतलब हुआ। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष है, आर्मी में जाना चाहता है, तो वो दौड़ता है और विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करता है जिससे उसका शरीर और ज़्यादा तेजी से विकास करे और ज़्यादा एक्टिव रहे। तो ये कैसे था, एक विकास जिस चरण में चल रहा था, जिस रफ्तार से चल रहा था, वो शारीरिक विकास को और तेज करना चाहता है। तो यानी ये वो मनुष्य अपने हिसाब से परिवर्तन कर पा रहा है। इसके अलावा एक और बात समझिए, मान लीजिए किसी का जो माइंड है, मनुष्य जितनी भी गतिविधि करेगा या फिर जितने भी चिंतन करेगा, उसका आईक्यू लेवल उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी कि आप जितना अपने माइंड का यूज करेंगे आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। ये कहीं ना कहीं मानसिक जो विकास था उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो विकास है वो परिवर्तनीय है, मनुष्य के हाथ में है कि कुछ हद तक उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो यही एक पॉजिटिव ऑप्शन था और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशीय नियंत्रण कर पाते हैं। तो ये देखिए, मान लीजिए कोई मनुष्य है, इसका जो हाथ है, मान लीजिए ये हाथ होगा, तो ये उसकी भुजा हो गई और ये उसका हथेली होगा और ये मान लीजिए उसकी उंगलियां होंगी। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि पहले भुजा पर कंट्रोल पा रहा है, उसके बाद उंगलियों पर कंट्रोल पा रहा है। तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो ये अधोगामी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यानी कि इसे अंग्रेजी में प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट थियरी कहते हैं। इसका सिद्धांत ये कहता है कि जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, यानी कि केंद्र अगर मनुष्य का हार्ट मान लिया जाए तो ये केंद्र हो गया। उसके बाहर कहने का मतलब जो पहले अंग आएगा उसके केंद्र के बाहर उसके पहला अंग क्या आ रहा है, भुजा आ रहा है, यानी कि उसका हाथ आ रहा है। उसके बाद उसके बाहर क्या आ रहा है, उसकी हथेली आ रहा है। उसके बाद उसका अंग बाहर क्या आ रहा है, उंगली आ रहा है। तो यानी जैसे जैसे वो बाहर जाएगा वैसे वैसे डेवलपमेंट होता जाएगा। पहले वो उसका बाजू आया था, भुजा आया था, तो पहले भुजा का विकास हो गया, यानी उस पर उसने मांसपेशीय नियंत्रण पा लिया। और अंत में चूंकि उंगली आ रहा है, इस वजह से अंत में वो उंगली पर नियंत्रण पाएगा। तो ये अधोगामी सिद्धांत और अंग्रेजी में प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शारीरिक लक्षण जैसे कि आंखों का रंग, ऊंचाई और बालों का रंग,
ये काफ़ी हद तक वंशागत होते हैं। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि जिसके माता पिता की हाइट छोटी होगी, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके बच्चों की भी हाइट कम हो सकती है, ठीक है। और आँखों का रंग भी वंशागत ही होता है, माता पिता और साथ ही साथ उनके दादा दादी के आँखों के रंग से निर्धारित होता है। तो ये सभी वंशागत होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थियों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि जैसे कि ऊंचाई दिया गया है, तो ऊंचाई मान लीजिए किसी की हाइट कम है और अगर बचपन से वो लटक रहा है और उसके माता पिता की हाइट कम है, तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि वह ऊंचाई में थोड़ा सा अपने माता पिता से बढ़ सकता है। तो ये तो वातावरण का पार्ट हो गया कि जिस प्रकार से उसने अनुक्रिया किया, लटका और इस वजह से उसकी हाइट बढ़ी। तो क्या वातावरण से इस विकल्प में ऑप्शन नहीं होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ें पूछी गई हैं और एक चीज़ों के बेस पर आप उत्तर नहीं देंगे, तीनों को साथ लेकर के चलना है। आंखों का जो रंग है वो वातावरण से कभी भी प्रभावित नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे जन्म के समय अगर उसकी आंखें काली थीं और उसके बाद से वातावरण के संपर्क में आने से उसकी आंखें नीली हो जाएंगी। जो वंशानुगत तय हो चुका है आंखों का रंग, अब वो वातावरण के में आने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर के आपको चलना है और इस हिसाब से यहाँ पर ऊंचाई वाला जो वातावरण से प्रभावित हो रहा था वो एक तरीके से नगण्य हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शंस को ध्यान देना है। इस वजह से वंशागत ही इसका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? तो परिवार को बच्चों की समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कहते हैं, क्योंकि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले परिवार के संपर्क में आते हैं और वहीं से समाजीकरण सीखते हैं। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो जीन पियाजे के द्वारा जो 4 चरणों में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था, उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है और पूछा जा रहा है कि मूर्त अवस्थाओं को देखकर ही ये बच्चा समस्या का समाधान कर सकता है। तो ये निश्चित तौर पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें बच्चे मूर्त चीज़ों को देख करके उसको समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख और उड़ सकते हैं वे पक्षी होते हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने जाए पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, बच्चे किस प्रकार से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं उसको लेकर के कुछ शब्दावली जीन पियाजे के द्वारा दिए गए थे और वही शब्दावली आप अपने स्क्रीन पर इस समय ऑप्शन के रूप में देख पा रहे होंगे। बच्चे किस प्रकार से चीज़ों को सीखते हैं इसके बारे में जीन पियाजे ने बताया था कि माइंड में वो स्कीमा बनाते चले जाते हैं। जिस प्रकार से कुछ नया चीज़ देखें तो उसका एक अलग स्कीमा बना लेंगे। स्कीमा मतलब सीधे तौर पर समझिए फोल्डर्स। जिस प्रकार से आपके मोबाइल में अलग अलग चीज़ों को सेव करने के लिए अलग अलग फोल्डर्स बने हैं, जैसे कि गाने को सेव करने के लिए MP3 फाइल्स फोल्डर बना होगा, वीडियो को सेव करने के लिए अलग फोल्डर होगा, इसी प्रकार से इमेजेस को सेव करने के लिए अलग फोल्डर होगा। इसी प्रकार से माइंड में बच्चे फोल्डर बनाते जाते हैं अलग अलग। जैसे मान लीजिए किसी जानवर को देखा तो मान लीजिए ये जानवर का फोल्डर है, ठीक है। तो जानवर के फोल्डर में वो कुत्ते, बिल्ली, हाथी, शेर, जो भी चीज़ देखेंगे जो जानवर होगा उसको इस फोल्डर में रखते जाएंगे। मान लीजिए ये खाने का फोल्डर है, तो खाने की जो भी वस्तु वो देखेंगे, चाहे चॉकलेट हो, इसके अलावा बर्गर हो, रोटी हो, सब्जी हो, ये सभी इस वाले फोल्डर में वो लोग रखेंगे, छोटे बच्चे, ठीक है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को सेव करने से पहले बच्चा सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करता है कि आखिर ये है क्या। उसने पूर्व अनुभव में जो चीज़ प्राप्त की है, मतलब पहले से जो चीज़ देखा है वो उसके स्कीमा में सेव है। अब स्कीमा से वो कंपेरिजन करता है कि क्या ये वस्तु के बारे में जानता है। अगर वो कंपेरिजन में आ गया और कैटेगराइज कर लिया तो उसके बाद से जो पहले से स्कीमा में है उसी में वो रखता चला जाता है, मतलब सेव करता चला जाता है। और अगर कोई नई वस्तु उसको दिख गई जो कि पहले से उसके स्कीमा में नहीं थी, तो उसके लिए उसे एक नया स्कीमा बनाना पड़ता है, मतलब एक नया फोल्डर बनाना पड़ता है और उसमें उस वस्तु को जाकर के वो सेव करता है। मतलब कि अगर कोई डिफरेंस कर लिया तब तो नया स्कीमा बनाना पड़ेगा। कोई डिफरेंस कर लिया, ध्यान से समझिएगा, जैसे बच्चे के पहले से माइंड में जो स्कीमा बना हुआ है उसी से तो वो कंपेरिजन कर पा रहा है कि वो इस चीज़ को जानता है या नहीं। बच्चे किस या फिर आप भी किसी चीज़ को देख करके कैसे पहचान लेते हैं? मैं जैसे मान लीजिए एक बच्चा गाय को देखा तो पहले से उसके माइंड में गाय का इमेज बना हुआ था, उसके स्कीमा में गाय का इमेज सेव है। उसका माइंड जब वो देखता है, आँख से जब देखता है गाय को, तो उसका आँख
इंफॉर्मेशन भेजता है उसके माइंड को। माइंड में पहले से स्कीमा सेव है गाय का, तो वो गाय से कंपैरिजन करके उस इमेज को बता देता है। माइंड फिर से उसको एक तरीके से इंफॉर्मेशन भेजता है कि ये गाय है। कैसे हुआ? ये स्कीमा से कंपैरिजन करके हुआ। मान लीजिए कोई नई वस्तु उसने देख लिया जो कि इससे पहले उसने नहीं देखा था, तो वो फिर से इंफॉर्मेशन उसके माइंड में जाएगा, स्कीमा में चेक होगा कि क्या ये पहले से सेव है या नहीं। अगर नहीं सेव है तो उसे लगेगा ये तो पहले से सेव नहीं है, तो वो पहचान ही नहीं पाएगा। तो वो अपने पापा या फिर अपने परिवार वालों से पूछता है, पापा ये क्या है। तो ये चीज़ें प्रक्रिया पूरा बताया था जीन पियाजे ने कि किस प्रकार से बच्चे आइडेंटिफाई कर पाते हैं या फिर चीज़ों को सीखते हैं। तो जब बच्चा किसी चीज़ में अंतर कर ले रहा है, यानी कि पहले से स्कीमा उसके में सेव नहीं है, तभी तो वो अंतर कर पा रहा है। अगर अंतर नहीं कर पाता यानी सेव होता, तो अगर अंतर कर ले रहा है तो उस कंडीशन में उसको एक नए स्कीमा बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था जो इस प्रश्न में दिया गया है कि वो पक्षी में और चमगादड़ में अंतर नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर जैसे चमगादड़ भी उड़ते हैं, उनके भी पंख होते हैं, और अन्य पक्षी भी उड़ते हैं, उनके भी पंख होते हैं। तो सिर्फ पंख और उड़ने की क्रिया के आधार पर वो समझ गया कि ये चमगादड़ भी पक्षी हैं। यानी कहीं ना कहीं कोई अंतर नहीं कर पाया पक्षी और चमगादड़ के बीच में। इस वजह से वो पहले के जो स्कीमा उसका था उसी में उसने सेव किया। तो जब बिना कोई इन्फॉर्मेशन में अंतर किए बिना अगर इन्फॉर्मेशन को सेव किया जाता है तो वो समावेशन होता है। और अगर इन्फॉर्मेशन में अंतर पाए जाने के बाद एक नया स्कीमा बनाया गया और उसमें इन्फॉर्मेशन को सेव किया गया तो वो समायोजन होता है। यहाँ पर देख लीजिए अंतर नहीं किया गया है, इस वजह से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अंतर चूंकि नहीं किया गया है इस वजह से यहाँ पर समावेशन होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। समायोजन भी आप समझ चुके हैं। एक बार क्रमबद्धता को समझ लीजिए। क्रमबद्धता मतलब सीरियल नंबर देना, किसी चीज़ को क्रम से सजाना, तो ये तो होगा नहीं। चौथा विकल्प देखिए संरक्षण। संरक्षण का मतलब ये होता है जैसे चित्रों में मान लीजिए एक त्रिभुज का चित्र मैंने यहाँ बनाया और एक और त्रिभुज यहाँ से लाइन खींच दिया। अब अगर आप बच्चे से बोलेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं तो वो कहेगा 1 और 2 त्रिभुज है। अब आप अगर उनसे पहले से पूछेंगे कि पहले वाला त्रिभुज क्या गया, कहाँ गया, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो बता लिया तब तो ये संरक्षण हो गया, और अगर नहीं बता पाया तो ये संरक्षण का अभाव हो गया। तो संरक्षण जो होता है वो एक तरीके से चित्रों में पाया जाता है, और जो एक तरीके आप पलटावीपन सुना होगा या फिर अपलटावीपन, तो वो अक्षर में या फिर अंकों में पाया जाता है। तो संरक्षण चित्रों में पाया जाता है। तो इस प्रकार का ऐसा कुछ है नहीं, तो ये भी आपका विकल्प गलत हो गया और समायोजन भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा समावेशन, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की है। तो पहले समीपस्थ विकास का क्षेत्र समझ लीजिए। मान लीजिए कोई बालक है जो कि अपने प्रयासों से यहाँ तक पहुँच जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जा रहा है, लेकिन उसकी मंजिल यहाँ पर है। तो यहाँ तक तो प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर लिया है, लेकिन यहाँ मंजिल तक वो पहुँच नहीं पा रहा है। ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो उसको बाहर से कोई सपोर्ट अगर कर दिया जाए यहाँ पर, तो वो ये वाले एरिया को अगर पार करके अपने मंजिल को पार कर ले रहा है। तो ये वाला जो कलर वाला एरिया है यही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि अपने प्रयास से, स्वयं के प्रयास से मनुष्य जहाँ पहुँचा, और अगर बाहर से उसको सपोर्ट दे करके मनुष्य जहाँ तक पहुँचाया जा सकता था यानी मंजिल तक, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है यही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। और ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 लेव वाइगोत्स्की इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। तो लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों संरचनावाद से जुड़े थे। दोनों ये मानते थे कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन मुख्य अंतर ये था कि जहाँ जीन पियाजे संज्ञानात्मक समझ पर जोर देते थे, अनुभव पर जोर देते थे, वहीं लेव वाइगोत्स्की ये कहते थे कि बच्चे जो अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे वो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो यही मुख्य अंतर था उनमें। आप पहला विकल्प देखिए, पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते थे, ये यहाँ तक सही है। जबकि लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते थे। तो यही विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? ध्यान से समझिएगा। कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें 3 चरण बताए थे। पहला नैतिक पूर्व अवस्था, दूसरा रूढ़िवादी नैतिकता अवस्था और तीसरा उत्तर रूढ़िवादी नैतिकता अवस्था। और इन 3 चरण में फिर 2-2 उपचरण उनके द्वारा बताया गया था। जैसे कि नैतिक पूर्व अवस्था में उनके द्वारा जो 2 चरण बताए गए थे, पहला बताया गया था कि
एक तरीके से अहम केंद्रिता, या फिर इसी को उन्होंने एक और नाम दिया था स्वार्थीपन। और दूसरा उन्होंने बताया था कि दंड के वजह से बच्चों में नैतिकता आती है। अब इसको समझिए, मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको आप घर में टॉफ़ी ला करके दे रहे हैं और उसका एक छोटा भाई है, आप उसको बोलेंगे, बोलते रह जाएंगे कि छोटे भाई को भी कुछ टॉफ़ी दे दो, तो वो नहीं देगा। उसे ये लगता है कि सारी टॉफ़ी मेरे लिए है, यानी उसका ये स्वार्थी स्वभाव है, ठीक है। और अगर कुछ देर बाद अगर उसको ये एहसास होने लगे कि अगर अब मैं बच्चों दूसरे अपने भाई को टॉफ़ी नहीं देता हूं तो उस कंडीशन में मेरी पिटाई हो सकती है, तो दंड के वजह से उसमें नैतिकता आया, दंड के वजह से कि मेरी पिटाई ना हो जाए, इस वजह से कुछ टॉफ़ी वो अपने भाई को दे देता है, यानी दंड के वजह से उसमें नैतिकता आई। तो ये नैतिक पूर्व अवस्था के 2 चरण हो गए। इसके बाद से रूढ़िवादी अवस्था में भी 2 चरण बताए गए थे कुहलबर्ग के द्वारा। पहला उनके द्वारा बताया गया था अच्छा लड़का अच्छी लड़की। इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने ये बताया कि जैसे आप अपने परिवार में आस पड़ोस के लोगों को देखते होंगे, आप ही के हम उम्र की अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और आपसे बेहतर अंक लाया है रिजल्ट में, तो आपके घर वाले बार बार आपसे कहते होंगे कि देखो उसका लड़का कितना अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा है, वो कितना अच्छा है, वो कितना, हमेशा आपको दूसरे से कंपेरिजन किया जाता है। मतलब कि समाज ने जिस चीज़ को स्वीकृति दे दी है, समाज उस बच्चे को जो कि अच्छा परफॉर्म किया होगा पढ़ाई में, उसको स्वीकृति ये दी है कि ये अच्छा लड़का है, और इस वजह से आपके परिवार वाले भी आप पर दबाव बनाते हैं कि तुम भी उसकी कॉपी करो, उसी के जैसे अच्छा लड़का बनो। तो आपके मन में ये अवधारणा बन जाती है कि अगर हम भी उसकी कॉपी करेंगे, उसी के नक्शे कदम पे चलेंगे, हम भी रट रट के खूब पढ़ाई करेंगे, तो समाज हमें भी स्वीकृति देगा और हमें भी अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहेगा। और इसका दूसरा चरण ये होता है कि कुछ समय बाद उस बच्चे को एहसास होने लगता है कि मैं किसी की कार्बन कॉपी नहीं हूँ, मैं भी समाज से स्वीकृति पाऊंगा, लेकिन अपने दम पर पाऊंगा, किसी का नकल करके नहीं पाऊंगा। तो ये होता है कि कानून के अंतर्गत रहते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाना, ये दूसरा चरण उनके द्वारा बताया गया था, उपचरण बताया गया था, ठीक है। और तीसरा चरण जो उत्तर रूढ़िवादी अवस्था बताया गया था, उसमें भी 2 चरण बताए गए थे। पहला बताया गया था कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मतलब कि समाज में मिलजुल करके एक दूसरे से कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मुझे ज़रूरत है, तो इस प्रकार से ये अवस्था बताया गया था। और अंतिम जो अवस्था बताया गया था इसमें, वो सार्वभौमिकरण का बताया गया था। मतलब कि आप मेरी मदद करिए ना करिए, लेकिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मतलब कि एक तरीके से देवता आदमी समझ लीजिए कि आप मेरी कितनी भी बुराई करते रहिए, मैं आपकी मदद करता रहूंगा, उस टाइप का ये सेंस था। तो यहाँ पर अब आते हैं लौट करके प्रश्न पर। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि आपको ईमानदार होना चाहिए। क्यों ईमानदार होना चाहिए? क्योंकि आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। तो ये देखिए, ये समाज की स्वीकृति से संबंधित है कि अगर आप ईमानदार होंगे तो समाज चूंकि ईमानदारी को स्वीकृत कर चुका है कि ये एक अच्छा मूल्य है, ठीक है, अच्छा एक तरीके से गुण है। तो अब अपने माता पिता से एक तरीके से अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की या फिर गर्व महसूस कराने के लिए आप ईमानदार होना चाहते हैं, तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली कंडीशन हो गया। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक अनुबंधन अभिनवीकरण, तो ये गलत होगा। दूसरा विकल्प देखिए कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, ये भी विकल्प गलत है। चौथा देखिए दंड आज्ञा पालन, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? चौथा विकल्प दिया गया है, विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना। केवल नंबर पाना, अधिक नंबर पाना कभी भी उद्देश्य नहीं होता है। इस प्रकार से आप बच्चों को मशीन बना रहे हैं कि आप रटते चलिए केवल नंबर पाने के लिए। बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है, सिर्फ नंबर पाने की होड़ में लगा हुआ है। तो ये विकल्प बिल्कुल नेगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने के लिए, यहाँ पर केवल शब्द आ गया, ये विकल्प को नेगेटिव कर देगा। और वैसे भी उच्च उपलब्धि हासिल करना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए फर्स्ट भी आ गए रट करके, लेकिन आपने कुछ सीखा नहीं, तो क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का? तो ये विकल्प नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। और जैसे वैसे भी जिस भी विकल्प में आपको केवल दिखता है तो वो हमेशा नेगेटिव ही सेंस देता है, ये कभी भी नहीं होगा आपका, ठीक है। दूसरा देखिए, योग्यता आधारित अटल समूह बनाना। अटल मतलब कि बिल्कुल रिजिड की बात की जा रही है कि आप एकदम नियमों के पक्के हैं कि कुछ भी हो जाए, बच्चा सीखे ना सीखे, हम तो अटल समूह ही बनाएंगे। मतलब कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको अलग ग्रुप में, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको अलग ग्रुप में रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आपको लचीलापन होना पड़ेगा बच्चों को अगर सिखाना है, तो अटल नहीं होना चाहिए, निगेटिव सेंस दे रहा है, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देंगे। जब आप सहभागिता के समान अवसर देंगे, यानी सभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं किसी चीज़ को सीखने में, तो उस समय उनका जो अधिगम होगा वो ज़्यादा अर्थपूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर 1 सबसे ज़्यादा पॉजिटिव उत्तर है, यही आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? प्रगतिशील शिक्षा की
प्राथमिक विशेषता आपसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए दिया गया है, बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन। देखिए आकलन जो होता है वो सतत आकलन किया जाता है, सतत मूल्यांकन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बार बार आप पेपर पेंसिल परीक्षा लेंगे। मान लीजिए कोई गतिविधि बच्चा कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, और उस समय क्या ये संभव है कि आप पेपर पेंसिल से उसके आकलन कर पाएँ? प्रोजेक्ट विधि में आप उनसे चीज़ों को समझ कर ही उसका आकलन कर पाएंगे कि बच्चा समझ करके ये प्रोजेक्ट बनाया या फिर कहीं से कॉपी किया है। आप पेपर पेंसिल पर उसकी तुरंत मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो बार बार पेपर पेंसिल आधारित जो मूल्यांकन होता है, जो परीक्षा होता है, वो निगेटिव सेंस देता है, क्योंकि सतत मूल्यांकन में ये संभव ही नहीं है कि हर चीज के लिए पेपर पेंसिल में परीक्षा लिया जाए। तो पहला गलत हो गया। इसके बाद से दूसरा देखिए, परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्ति पर बल। कभी भी ज़्यादा अंक पाना, कम अंक पाना, इस प्रकार के जो ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा निगेटिव ऑप्शन देते हैं। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा अंक पा भी गए, टॉपर भी बन गए, लेकिन आपने कुछ सीखा नहीं, तो क्या ये अर्थपूर्ण अधिगम है? नहीं है। इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, बाह्य उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल। बाह्य उत्प्रेरक कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आप घर में रहते होंगे तो आपके बचपन में आपके पिता या फिर परिवार के सदस्य कहेंगे कि अगर तुम फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगा, अगर तुम फर्स्ट आओगे तो मैं आपको ये दिला दूंगा। मतलब ये बाह्य प्रेरक हो गया। आप इसी के वजह से उत्प्रेरित हो रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। अब मान लीजिए आपको साल भर में 5-6 बार 10 बार इस प्रकार का कुछ कहा जाए कि अगर तुम ये कर लोगे तो मैं ये दिला दूंगा, तो क्या ये उसके लिए बार बार उत्प्रेरक का काम करेगा? नहीं करेगा। इस वजह से, क्योंकि जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं या फिर नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जब बहुत अधिकता आप कर देते हैं, जैसे देखिए बच्चा जब बचपन में कोई शरारत करता है तो बार बार अगर आप उसको पीटेंगे तो भी वो सुननेगा नहीं, क्योंकि प्यार से आपको समझाना है। और बार बार आप उसको कुछ चॉकलेट देंगे कि ये काम मत करो, वो तब भी नहीं सुनेगा। कहने का मतलब कि हर चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए। यहाँ पर बार बार इस्तेमाल करना ये निगेटिव सेंस दे रहा है, इस वजह से ये उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3, पाठ्यचर्या और आकलन का लचीलापन। यानी कि जो आप बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो लचीला होना चाहिए। मतलब कि जिस भी अधिगम के दौरान जो भी गतिविधि वो कर रहा है, उस गतिविधि के अनुकूल में उसका आकलन होना चाहिए, ना कि पेपर पेंसिल पर बार बार संभव ही नहीं था। ठीक है, तो पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन, ये बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। ऑप्शन 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है? ध्यान दीजिएगा, सहकर्मी के स्वभाव की बात की जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। मतलब कि दूसरों के बारे में वो व्याख्या कर पा रहा है, तो ये इंटरपर्सनल हो गया, इंटरपर्सनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। और अगर यहीं खुद के अंदर की बात की गई रहती, मतलब वो व्यक्ति खुद का ही एक तरीके से स्वभाव और इरादों, मनोदशाओं के प्रति प्रतिक्रिया दे रहा होता है, तो उस कंडीशन में अंतःवैयक्तिक होता है, यानी कि इंट्रापर्सनल। अगर आप खुद के अंदर की गतिविधियों या फिर एक स्वभाव और चीज़ों पर प्रतिक्रिया देंगे खुद के अंदर की, तो वो आपका इंट्रापर्सनल होगा, यानी अंतःवैयक्तिक। और अगर दूसरे के संबंध में देंगे तो ये अंतर्वैयक्तिक होगा, यानी कि इंटरपर्सनल होगा। यहाँ पर चूंकि दूसरे की बात की गई थी, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं के गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्ति से उसके छात्रों में, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, क्या विकसित होने में बल मिलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले तो आप प्रश्न को समझिए कि महिला शिक्षिका जो है वह कुछ कार्ड दिखा रही है जिस पर कुछ पुरुष और महिलाओं के चित्र बने हैं कुछ कार्य करते हुए। और कार्य कैसे कर रहे हैं? गैर पारंपरिक कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पारंपरिक का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें समाज में पहले से रूढ़िवादी चीज़ें बनी हुई हैं, कि महिलाएं जो हैं वो खाना बनाती हैं और पुरुष जो हैं वो बाहर काम करते हैं। तो इसको चुनौती देने के लिए गैर पारंपरिक चीज़ें फ्लैश कार्ड के तौर पर दिखाई जा रही हैं कि एक महिला, मान लीजिए ट्रेन का ड्राइवर है, ट्रेन चलाते हुए उसका इमेज दिखाया गया, और एक पुरुष जो कि किसी 5 स्टार होटल या फिर कहीं पर भी ढाबे पर कहीं पर भी खाना बना रहा है। तो ये तो गैर पारंपरिक हो गया कि जो चीज़ें समाज में रूढ़िवादी बनी हुई हैं कि महिलाएं खाना बनाएंगी और पुरुष बाहर का काम करेंगे, तो वो चीज़ों को चुनौती देते हुए ये गैर पारंपरिक कार्य हो गया। तो ये पूछा जा रहा था प्रश्न में कि इस प्रकार के चित्र दिखाए गए तो इससे बच्चों में क्या होगा। देखिए, इससे बच्चों में ये होगा कि जो रूढ़िवादी चीज़ें बनी हुई हैं कि महिलाएं सिर्फ खाना बनाएंगी और पुरुष बाहर का काम करेंगे, तो ये उसके रूढ़िवादी नेचर को एक तरीके से अपोज करेगा बच्चों के, कि नहीं, महिलाएं भी अब सब कुछ कम कार्य कर सकती हैं और पुरुष भी कोई भी कार्य कर सकता है, चाहे खाना बनाने का ही क्यों ना हो। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2, जेंडर रूढ़िवादिता, मतलब कि महिला और पुरुष में जिस प्रकार से पहले से रूढ़िवादिता बनी हुई है कि महिलाएं यही काम करेंगी, पुरुष यही काम करेंगे, में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। लचीलापन
लचीलापन कहने का मतलब कि अब थोड़ा बहुत उनके माइंड सेटअप में जो चीज़ें पहले से रूढ़िवादी चीज़ें बनी हुई हैं उनको थोड़ा सा धीरे धीरे बदलाव करने में ये प्रोत्साहन करेगा, लचीला करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी का चिंतन नहीं है। देखिए विषय यहाँ पर गलत टाइप हो गया, इनके द्वारा विश्लेषण होना चाहिए, ठीक है, एनालाइज करना। तो ये तो उच्च स्तर का चिंतन होगा, क्योंकि जब आप किसी डेटा को देख करके एनालाइज कर रहे होते हैं तो यानी कि आप एक्टिवली उस पर चिंतन कर रहे होते हैं। तो ये नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया है। दूसरा देखिए, निरूपण दिया गया है, निरूपण में भी उच्च स्तर का चिंतन होता है, ये भी गलत हो गया। रचना में भी होगा, लेकिन बात करें प्रत्यय स्मरण, जिसे अंग्रेजी में रिकॉल कहा जाता है, तो इसमें उच्च स्तर का चिंतन नहीं होगा। रिकॉल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ परसों क्या खाया था, मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि परसों शाम में आपने क्या खाने में खाया था, तो आप चीज़ों को याद करेंगे कि परसों क्या चीज़ मैंने खाया था, तो ये रिकॉल हो गया। मतलब कि आप जो चीज़ कर चुके हैं उसको फिर से अपने संज्ञान में लाना। तो ये इसमें ज़्यादा आपको चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी के और जो भी क्रियाएं हैं इसमें ज़्यादा आपको एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, मानसिक उद्वेलन होगा, लेकिन याद करने में किसी चीज़ को, जो चीज़ आप पहले कर चुके हैं उसमें ज़्यादा मानसिक उद्वेलन नहीं होगा। और चूंकि आपसे नहीं पूछा गया था नेगेटिव वाला, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यय स्मरण इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है। मानदंड निर्देशित आकलन का मतलब यहाँ पर क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन से है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1, अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, आपका उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए किसी कक्षा से जब आप अगली कक्षा में कब जाते हैं, जब आप न्यूनतम जो चीज़ें तय की गई रहेंगी उसको पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तभी जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर बात की जाए कि 33% पासिंग मार्क्स रखा गया है, तो 33% अगर आप पा लेंगे तभी आप अगली कक्षा में जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये उसका निम्नतम स्तर हो गया, और इसी का मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, तो ये क्या कहलाएगा, मानदंड निर्देशित परीक्षण। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है। तो पहला देखिए मानसिक मंदित, ये गलत बताया गया। दूसरा देखिए बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, ये भी गलत है। अगला देखिए मानसिक विकलांगता, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है। समावेशन ये कहता है कि बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर किसी भी पठन अक्षमता से क्यों ना जूझ रहा हो, विशिष्ट हो या फिर सामान्य हो, सबको एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में पढ़ाए जाने के संदर्भ में पैरवी करता है, ये समावेशन होता है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन जो आपके इस सिद्धांत को गलत साबित करे या फिर उसको गलत बताए, वहीं आपका उत्तर होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। पहला दिया गया है विविधता को सराहना और महत्व देना, ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अलग अलग विशिष्ट बालक हैं या फिर सामान्य बालक है, तो ये अलग अलग विविध बालक है और सबको महत्व देने की बात की जा रही है, ये तो पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव वाला हमें उत्तर देना है। दूसरा देखिए, सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए शारीरिक रूप से कोई अक्षम बालक है, दृष्टि बाधित है या फिर श्रवण बाधित है, तो आप उसके स्वाभिमान को बनाए रखेंगे कि आप उसको बार बार बच्चों के माध्यम से चिढ़ाएंगे नहीं, या फिर कि तुम सुन नहीं पा रहे हो, तुम देख नहीं पा रहे हो, बल्कि उसको और कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि तुम बहुत अच्छा सीख रहे हो, और भी जो गतिविधि उसके लिए हो सकती है वो किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं समावेशन को बढ़ोतरी करेगा, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शारीरिक सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना। शारीरिक बाधा को दूर करने का मतलब कि मान लीजिए कोई दृष्टि बाधित है, तो उसके लिए ब्रेल लिपि से संबंधित गतिविधियां कराएंगे जिससे वो चीज़ों को सीख पाए। श्रवण बाधित है तो उसके लिए कोई दृश्य सामग्री लाएंगे, या तो चित्र के माध्यम से या तो वीडियो क्लिप के माध्यम से चीज़ों को उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की बाधाओं को दूर करने जैसी बात हो गई। और सामाजिक, इसी प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया हुआ बालक, मान लीजिए बहुत भाषाओं को लेकर के सजग नहीं है, मान लीजिए कोई भाषा नहीं सीख पा रहा है, या फिर सामाजिक संस्कृति परिवेश आया जो कि एक तरीके से अनुकूलन नहीं कर पा रहा है, तो उसकी समस्याओं को समझ करके उसके समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, क्योंकि सभी की समस्याओं को यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव सेंस में था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, देखिए श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान, ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, यही आपका उत्तर होगा। चाहे बच्चा श्रवण बाधित है या फिर दृष्टि बाधित है, उसको उसी कक्षा में पढ़ाए जाने के लिए एक तरीके से समावेशी कक्षा
पैरवी करता है। ऑप्शन नंबर 4 नेगेटिव था और इसी वजह से ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे नेगेटिव सेंस में ही पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? देखिए, खुद में ही खोया रहना, प्रतीत होना, खुद में ही एक तरीके से लिप्त रहना, तो ये स्वलीन हो गया। स्व का मतलब खुद और लीन का मतलब अपने आप में बिजी रहना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 स्वलीन क्रम विकार इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस प्रकार की तरफ इशारा करता है? देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न देख करके अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन हो सकता है। क्यों कन्फ्यूजन होगा? क्योंकि यहाँ पर लिखने की बात की जा रही है और यहाँ पर बदल करके लिखने की बात की जा रही है, तो हो सकता है बच्चों को डिस्ग्राफिया समझ में आए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न स्टार्ट होते ही आपसे कहा गया है कि विषय वस्तु को पढ़ते समय, अब पढ़ने में जब अक्षमता होती है तो उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं, और उसी को हिंदी में पठन वैफल्य कहते हैं या फिर वाचन वैफल्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी चीज के विषय में नूतन का मतलब नया, नए तरीके से तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? तो देखिए, ये मौलिकता की बात की जा रही है, मौलिक विचारों की बात की जा रही है, समस्या के समाधान की बात की जा रही है, तो ये सृजनात्मकता के चरण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? तो जब पूर्व ज्ञान से किसी नए प्रत्यय को सीखा जाता है तो वो बच्चा अपने ज्ञान की रचना कर रहा है, यानी कि ज्ञान के निर्माण पर यह आधारित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सृजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी कक्षा में पिछली बार की तरह असफल होगी, इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करना ही छोड़ दिया है। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उसके मंद अपेक्षाएं ही हैं। इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? ये जो सृजा है वो अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। ठीक है, यहाँ पर पहला विकल्प देखिए, वह आलसी है और बहाने बनाती है। ये विकल्प गलत है। क्यों गलत हो सकता है? क्योंकि देखिए, अगर वो बहाने बनाती तो उसके टीचर को भी एक तरीके से उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, और पिछली बार वो फेल हुई थी, इस बार भी वो फेल होने का डर है उसमें, यानी कहीं ना कहीं उसमें डर बैठ गया है। तो ना तो वो आलसी है और ना ही बहाना बना रही है, बल्कि उसके अंदर डर बैठा हुआ है। तीसरा देखिए, वह पलायनवादी प्रकृति की है, ये भी गलत है। चौथा देखिए, वह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी। अगर विवेकपूर्ण निर्णय होता तो क्या वो परीक्षा में असफल होने के डर से पढ़ाई यानी मेहनत करना नहीं छोड़ती, तो ये भी गलत है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा। अधिगम असाध्यता का मतलब ये होता है कि देखिए, उसकी टीचर को भी उससे से ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं है, यानी टीचर भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यानी जो लड़की है, जो सृजा है, वो हेल्पलेस हो गई है, बिल्कुल असहाय हो गई है। असहाय के कंडीशन में यूज किया गया है कि एक तो उसे खुद समझ नहीं आ रहा है और टीचर भी उससे ज़्यादा उम्मीद लगा कर उस पर मेहनत नहीं कर रहा है या फिर उसको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो यही इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? देखिए, यहाँ पर मिलजुल करके बात की जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरेक्शन हो रहा है, सामाजिक इंटरेक्शन हो रहा है और ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये संरचनावादी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक संरचनावाद। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए, व्यक्तिक संरचनावादी दिया गया, संरचनावादी इसमें भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये चूंकि मिलजुल करके कर रहे थे, जबकि यहाँ पर केवल व्यक्ति कहा गया, यानी अकेले कहा गया, तो इस वजह से दूसरा गलत हो गया। परंपरागत कक्षा होगा नहीं और बहुभाषीय कक्षा की बात नहीं की गई है, तो एक ही ऑप्शन बचा, सामाजिक संरचनावादी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? पहला दिया गया अन्वेषण, जिसे खोज कहा जाता है, पर आधारित अधिगम, यानी बच्चे खुद अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए खोज करें, अन्वेषण के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। ये विकल्प पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र। कथा वाचन मतलब कि बच्चों को कहानियों के माध्यम से, कथा के माध्यम से शिक्षण से जोड़ा जाए, तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। तीसरा देखिए, वेधन और बार बार अभ्यास, ये एक तरीके से बार बार प्रैक्टिस करने की बात की जा रही है,
एक तरीके से मशीन की तरह आपसे काम करवाने की बात की जा रही है, बार बार प्रैक्टिस करना ही केवल बोला जा रहा है, तो ये गलत है। इसे बचने में रटने की प्रवृत्ति जन्म लेगी, ये गलत था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, चर्चा आधारित कक्षाएं। चर्चा जब भी किया जाता है तो ये सामाजिक अंतःक्रिया है, मतलब आप एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, यानी इंटरेक्शन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जितना ही आप अंतःक्रिया करेंगे आपका अधिगम उतना ही अर्थपूर्ण होगा, तो ये भी सही होगा। दिए गए ऑप्शन में देखिए 1, 2 और 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए 1, 2, 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है। यानी कि किसी समस्या को आप हल कर रहे हैं और उससे सिमिलर कोई प्रॉब्लम है जिसको आपने सॉल्व कर लिया, तो उसकी मदद इस प्रकार से समस्याओं को हल करने में लिया जा रहा है, तो ये क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अनुरूपता है। ऑप्शन नंबर 1 अनुरूपता इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रत्ययों को समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं। तो पहला देखिए, जानकारी को संश्लेषित यानी एकत्रित करके और सुव्यवस्थित, और उसके बाद से क्रम से निर्धारित करके सुव्यवस्थित करके, मतलब कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गणित का ही मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, तो उसके कई स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले आप, ऐसा नहीं है कि अंतिम वाला स्टेप पहले करेंगे और पहले वाला स्टेप बाद में करेंगे, ये क्या हो गया, सुव्यवस्थित हो गया, मतलब कि सारे स्टेप्स एक क्रम में आएंगे, सुव्यवस्थित होंगे। और संश्लेषित करने का मतलब ये हो गया कि संश्लेषण मतलब कि सभी जितनी भी विधियां हैं उनको एकत्रित करने के सेंस में यहाँ पर यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अन्य विकल्प उत्तर क्यों नहीं होगा, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। चौथा दिया गया, प्रत्यय स्मरण पर अति बल देकर के। प्रत्यय स्मरण कहने का मतलब कि रिकॉल करना, मतलब कि जो चीज़ें आपके संज्ञान में पहले थीं उनको एक बार फिर से आप एक तरीके से रिकॉल कर रहे हैं, तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं होगा। अति बल देने की बात की जा रही है, मतलब किसी भी चीज़ की अति हमेशा बैलेंस में ही होना चाहिए, अति किसी भी चीज़ का हमेशा हानिकारक होता है और निगेटिव सेंस देता है, इस वजह से ये गलत था। ठीक है। तीसरा देखिए, जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके, ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि सब कुछ आपको सामाजिक परिवेश मतलब सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही करना है, और साथ ही साथ ईवीएस या फिर प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए एनसीएफ ये कहता है कि आपको सामाजिक संदर्भ से जोड़ करके ही दिखाना है, बच्चों को सब कुछ बताना है, और ये सामाजिक संदर्भ से पृथक करने की बात कर रहा है, सबसे नेगेटिव था, आपका उत्तर होगा ही नहीं। दूसरा विकल्प देखिए, उप संप्रत्ययों को हटा करके। उप संप्रत्यय का मतलब यहाँ पर ये हो गया सब कॉन्सेप्ट्स की। मान लीजिए किसी बड़े कॉन्सेप्ट को आप सीख रहे हैं तो उससे जुड़े कई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जीन पियाजे के सिद्धांत को आप समझना चाहते हैं, तो जीन पियाजे के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले उनके द्वारा जो शब्दावलियाँ दी गई हैं उन शब्दावली को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो ये उसका सब कॉन्सेप्ट हो गया, यानी उप संप्रत्यय हो गया। तो किसी भी बड़े संप्रत्यय को सीखने के लिए आप उसके छोटे उप संप्रत्ययों को नहीं हटा सकते, ये निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं। पहला दिया गया है, अधिगम वेधन और अभ्यास की आवश्यकता, मतलब कि बच्चे अगर कोई त्रुटि कर रहे हैं तो और ज़्यादा अभ्यास कराया जाए। हो सकता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट ही समझ में ना आए, तो क्या बार बार अभ्यास कराने से उसको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और वो त्रुटि करना बंद कर देगा, नहीं करेगा। ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता, यानी बच्चे अगर कोई त्रुटि कर रहे हैं तो क्या वो अयोग्य हैं, नहीं अयोग्य हैं। त्रुटियों के माध्यम से भी बच्चे सीख सकते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस प्रकार के सिद्धांत दिए हैं कि बच्चे भूल से भी सीखते हैं। भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत, ये सभी चीज़ें प्रूफ करता है कि त्रुटियां अधिगम का एक महत्वपूर्ण पार्ट हैं, तो इसके वजह से अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो उनको अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता। दूसरा विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर आनुवांशिकता के प्रभाव। देखिए, संज्ञानात्मक विकास पर आनुवांशिकता के साथ साथ समाज का भी प्रभाव पड़ता है, यानी वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अब केवल आनुवांशिकता की बात की गई, इस वजह से ये विकल्प नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3, बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता, यानी बच्चे और वयस्क अलग अलग तरीके से चीज़ों का चिंतन करते हैं, ये उनका गुणात्मक भिन्नता है, और यही प्रश्न के अनुसार सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वह क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है। तो किसी दूसरे के जगह पर अपने आप को रख करके उसके भावनाओं को महसूस करना तदानुभूति कहलाती है। ठीक है, तद मतलब होता है दूसरा या फिर जिसके रेफरेंस में बात की जा रही है, और अनुभूति मतलब कि उसके चीज़ों को समझना, अनुभव करना, यानी कि दूसरे के अनुभव को अनुभव करना उसके जगह पर रहकर, ये तदानुभूति कहलाएगा। और दिए गए प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक ऐसी स्थिति जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चे को
किसका भाव महसूस होगा। देखिए बच्चे, यहाँ पर एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। देखिए बच्चे जब परीक्षा दे लेते हैं तो उनको इस बात का डर रहता है कि वो फेल हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, उन्हें असफल होने का डर है। लेकिन परिणाम अनिश्चित है, हो सकता है कि वो पास भी हो जाएं, हो सकता है फेल भी हो जाएं, यानी जो रिजल्ट आएगा वो अभी अनिश्चित है। निश्चित नहीं है कि वो फेल ही होगा, लेकिन फिर भी फेल होने के डर से बार बार डरना, ये क्या कहलाएगा, तो ये दुश्चिंता कहलाएगा। यानी कि बार बार गलत तरीके से सोचना, चिंता करना, ये दुश्चिंता है। और दिए गए प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। दोस्तों हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी। जो नेगेटिव सेंस देगा वहीं आपका उत्तर होगा। पहला देखिए, जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपना करके, ये तो पॉजिटिव है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप नए नए तरीकों से बच्चों को पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर जो अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता है वो बढ़ेगी, बच्चे और आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि निगेटिव सेंस में उत्तर देना है। दूसरा देखिए, मतों को अभिव्यक्त करने के लिए विविध विकल्प दे करके, अब बच्चों को आप अवसर दे रहे हैं कि अपना मत वो व्यक्त करें, अभिव्यक्त करें विभिन्न विकल्प के माध्यम से। तो ये एक पॉजिटिव सेंस है कि बच्चों की भी सहभागिता हो रही है और नए नए तरीके और ज़्यादा विकल्प आप उनको दे रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगा करके, ये भी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? देखिए आकलन के लिए जरूरी नहीं है कि केवल पेपर पेंसिल पर ही मूल्यांकन किया जाए। जो भी गतिविधि कक्षा में वो बच्चे कर रहे हैं उनका उसी के अनुकूल उनका मूल्यांकन होना चाहिए, तो ये विविध तरीके हो गए, ये भी पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। नामीकरण का मतलब क्या होता है इसको समझिए, नॉमिनेट करना, यानी कि कक्षा में तुम फर्स्ट आए हो, तुम सेकेंड आए हो, थर्ड आए हो, इस टाइप की ये ऑप्शन कहा जा रहा है। या फिर ये कह लीजिए कि तुम बहुत तेज हो तो उसका अलग नॉमिनेट करके ग्रुप बना दिया जाए, तुम बहुत धीमे हो, तुम बेवकूफ़ हो, इस प्रकार से नॉमिनेशन करने की बात की जा रही है, जो कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव ऑप्शन था। और चूंकि नेगेटिव ही आपसे पूछा गया प्रश्न में, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सीटेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।